हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और साथियों, आज का ये सेशन आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेशन में जो इतिहास के मेजर डाउट होते हैं बच्चों के, जो इतिहास के अंदर एस्पिरेंट्स को इतनी तकलीफ होती है कि हमें पता ही नहीं कि कब क्या घटित हुआ, और एग्जामिनेशंस उसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। एस्पिरेंट्स को ये याद रखने में बहुत दिक्कत होती है कि एंशिएंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक कैसे हम सीरीज ऑफ इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल मैनर में याद रखें, या हमें पता ही कैसे चलेगा कि कौन सी इवेंट कौन से समय पे घटित हुई। क्योंकि ये पता करने के लिए हमें 1000 पन्नों की किताब पढ़नी पड़ेगी कि कैसे कैसे कब कब चीजें हुई। एक तो 1000 पन्ने का किताब पढ़ो, उसके अलावा वहां पे अपने नोट्स बनाओ, बार बार रेफर करो, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन वही चीज आपका बचे और एग्जाम नजदीक है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, आपके एग्जाम्स नजदीक हैं और इस एग्जामिनेशन के अंदर, इतिहास के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए, अगर इतिहास को आपको बहुत सरलता से समझना है, इतिहास को अपने अंदर बसा लेना है और एग्जामिनेशन के अंदर कुछ भी सवाल पूछे जाए अगर आपको उसे एक्यूरेटली सॉल्व करना है, तो साथियों ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में आप वही सारे चीजें जानेंगे कि इतिहास के अंदर क्रोनोलॉजिकल लेवल पे कौन से सीरीज ऑफ इवेंट्स घटित हुए, और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार किया है, ठीक है, जिसके अंदर मैं इसको जनरली बोलता हूं इट इज अ टाइमलाइन डॉक्यूमेंट। अ डॉक्यूमेंट जो एंशिएंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक कैसे कैसे इवेंट घटित हुए, कब कब इवेंट घटित हुए, और पूरे उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर सेशंस में हम क्या करेंगे, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, इन सारे ही सेशंस को हम कवर करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको टाइमलाइन के ये डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपके लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या अन्य कोई वनडे एग्जामिनेशंस के अंदर आप इस डॉक्यूमेंट को बकायदा यूज कर सकते हो एंड आप क्लियर भी कर सकते हो। हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जो आप इस डॉक्यूमेंट से क्लियर कर सकते हो, और मैं आपको ये चीज बताऊंगा भी अलग अलग एग्जामिनेशन में कहां कहां पर ये डॉक्यूमेंट के अंदर से चीजें यूज हुई है। एंड बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने यूज भी किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी भी क्लियर किया है, स्टेट पीसीएस भी क्लियर किया है, इन्हीं टाइमलाइन के चीजों की वजह से। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, दैट इज हिस्ट्री बाय वीर प्रताप। आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी रहेगा। करियर फर्स्ट के टेलीग्राम चैनल पे भी आपको ये चीज मिल जाएगा, ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। सो फील फ्री टू आस्क, ओके, एंड क्लिक ऑन द लिंक। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेशक आप कमेंट जरूर करें, हम उसको एड्रेस जरूर करेंगे। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन आज हम स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइन के अंदर सबसे पहले इफ वी स्टार्ट, हमें क्या पता है कि जो अर्थ है, अर्थ का इवोल्यूशन कब हुआ। अर्थ जो था इट केम अराउंड 4.5 से 5 बिलियन ईयर्स अगो, पहले अर्थ बना। और अर्थ बनने के बाद यहाँ पे देखो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बना, और अर्थ के बनने के बाद लगभग 44 लाख साल, 44 लाख ईयर्स अगो, द एंशिएंट एंसेस्टर्स ऑफ मैन वो इवॉल्व कर गए। दैट इज जो एप्स थे हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स, उन्होंने यहाँ पे इवॉल्व किया। अब ये जो इन्होंने इवॉल्व किया और तब से अब तक में बहुत अंतर है ना। पहले हम क्या थे, पहले हम एप्स थे, लेकिन अब हम क्या है, अब हम होमो सेपियंस है। तो क्योंकि उस समय से अभी तक इतना इवॉल्व किया गया है, ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है, तो ह्यूमन एवोल्यूशन को एक शब्द से समझा जा सकता है, दैट इज गोइंग टू बी होमिनिड एवोल्यूशन। अब 44 लाख इयर्स अगो वहां पे एंशिएंट एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमन इमर्ज हुए थे, लेकिन आज हम कौन से वर्ष में, 2025 में। सो मींस 44 लाख इयर्स कहां पे है और 2025 कहां पर है। और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो ह्यूमंस हैं वो एक जैसे नहीं रहते, दे जनरली इवॉल्व एंड दे जनरली ग्रो। सो हर एक समय पे क्या हुआ है कि मनुष्य ने जब जब कुछ नई चीज सीखी, तब तब मनुष्य के अंदर हमने इनोवेशन, मतलब तब तब हमने मनुष्य के अंदर एक विकसित पना देखा। ठीक है, जब जब वो एक नए विकसित पना में या नए नए इनोवेशन करे, तब तब वो एक नए युग में परिवर्तित हुए। अब इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारा
ह्यूमन का एंशिएंट मोस्ट एंसेस्टर जो था, उसका जो जीन था, इट वाज नोन एज ऑस्ट्रेलोपिथेसियस जीनस। अब यही ऑस्ट्रेलोपिथेसियस जीनस में एक वेरिएंट था ऑस्ट्रेलोपिथेसियस एफ्रासिस। ये जो एफ्रांसिस वाला जीनस था, ये कहां पर पाया जाता था? ये अफ्रीका के अंदर पाया जाता था। इनिशियली जो हमारा ह्यूमन जीन है वो अफ्रीका के अंदर इवॉल्व हुआ, उसके बाद जाके वो अलग अलग जगहों पे उन लोग ने माइग्रेट किया, एंड देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी माइग्रेट हुआ, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी माइग्रेट किया गया। अब ऑस्ट्रेलोपिथेसियस जीनस जब था तो वो एप जैसा था, वो ऐसा झुका हुआ था। बाद में जब इंसान को समझ आ जाता है कि जो उसका हाथ है, पहले इंसान को पता नहीं था उसका हाथ का क्या काम है, लेकिन बाद में जब उसे पता चल जाता है कि उसके हाथ का क्या काम है, तो वो अपने हाथ यूज करने लगता है, मतलब इट वाज अ इनोवेशन। तो जब ये इनोवेट किया तब मनुष्य का एक नया युग आया विच वाज नोन एज द होमो हेबिलिस, जब मनुष्य हाथ यूज करना शुरू कर दिया, एंड दिस वाज अराउंड 20 लाख ईयर्स अगो। फिर इसके बाद मनुष्य माइग्रेट करने लगा अलग अलग जगहों पे, एंड उसी समय पे मनुष्य झुका हुआ था, लेकिन जब मनुष्य ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली तो वो बन गया होमो इरेक्टस, दैट इज अ फुली इरेक्ट मैन। एंड फाइनली 1.30 लाख इयर्स अगो हम किस में परिवर्तित हो गए? होमो सेपियंस में। तो आप यहां पर देखेंगे ऑस्ट्रेलोपिथेसियस एफ्रेसिस से हम होमो हेबिलिस में हुए, होमो हेबिलिस से हम होमो इरेक्टस में हुए, होमो इरेक्टस के बाद हम होमो निएंडरथल्स हुए, एंड देन फाइनली हम बन गए होमो सेपियंस। तो जब हम होमो निएंडरथल्स थे तब हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड एशियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ बढ़े थे, ठीक है। तो इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर जो एंशिएंट मोस्ट एंसेस्टर, एंशिएंट मोस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो पाया जाता है, इट इज गोइंग टू बी अराउंड 1.6 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 16 लाख वर्षों पहले ये जो एंसेस्टर है ना हमारे, इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमें महाराष्ट्र से मिले हैं, जहां पे एक नाम होता है विच वाज नोन एज बोरी। तो हम बोल सकते हैं कि इंसान का एंशिएंट मोस्ट एंसेस्टर इंडिया के अंदर कब से है? 16 लाख साल पहले से। अब 16 लाख साल मतलब क्या हो गया? इट इज गोइंग टू बी मेजरली होमो इरेक्टस के समय से जनरली हम इंडिया के इंसान इंडिया के अंदर है। आगे चल के अगर कुछ नए एविडेंसेस सामने आते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो शायद वो और पहले, मतलब अभी तक एविडेंस के हिसाब से 16 लाख साल है, लेकिन आगे चल के अगर और कोई एविडेंस मिलेगा तो और उस हिसाब से यहाँ पे बदलाव देखा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि जब ये हाथ अपना यूज करने लग गए, हैंड यूजिंग मैन हो गए, मतलब पहले तो ये हाथ यूज नहीं कर रहे थे, इन्हें पता ही नहीं था, लेकिन जब ये हाथ यूज करने लग गए तो इन्हें पता चल गया कि यार हाथ का कुछ तो भी इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहां से जब वो हैंड यूज करने लग गए और अपने हाथों से अलग अलग पदार्थ की चीजें बनाने लग गए, इन्होंने नए नए इनोवेशंस करे, ठीक है। और वो इनोवेशंस इन्होंने किस में करे? स्टोन में, क्योंकि उस टाइम पे इनके पास इतना दिमाग नहीं था। अब ये चीज समझो, दिमाग नहीं था मतलब क्या? दिमाग कब आया इंसानों के पास? इंसान कब अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन करने लगा? जब इंसान होमोसेपियंस बना ना। होमोसेपियंस नाम से ही आप जाइए कि सेंटिएंट बीइंग्स, सोच समझ का, सोचने समझने वाले व्यक्ति, होमोसेपियंस, दे आर सेंटिएंट बीइंग्स। इसके पहले इंसानों को इतना नहीं पता था कि यार दिमाग को सही तरीके से कैसे यूज करना है। थोड़े बहुत चीजें वो यूज करते थे दिमाग को, बट इतना नहीं। तो ड्यूरिंग जब ये हैंड यूजिंग मैन बन गए 20 लाख साल पहले, तो तब इन्होंने क्या किया? पत्थरों से इन्होंने अलग अलग टूल्स बनाए, औजार बनाए, जिसको वो अपने जीवन में यूज करते थे। तो इसी वजह से इस समय से 20 लाख साल पहले से हम जो इंसानों की बात करते हैं, वो इंसान कौन है? वो इंसान स्टोन एजेस हैं, और यही स्टोन एजेस से हम इतिहास की शुरुआत करते हैं। स्टोन एज मतलब क्या हो जाता है कि जो इंसान है, जो एंशिएंट एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन रेस था, वो पत्थरों के माध्यम से अपने जीवन शैली को परिवर्तित करते थे, पत्थरों के माध्यम से अपने जीवन को वो जीते थे। दैट वाज द स्टोन एज। अब स्टोन एज का अगर आप समयकालीन देखेंगे तो समय इसका कब से कब तक है? 20 लाख साल से लेके 6000 बीसी तक। अब हमें, जब हम इस पूरे समय को स्टोन एज बोलते हैं, तो हम इस पूरे समय पे क्या देख सकते हैं? द प्रिंसिपल मटेरियल दैट वाज यूज्ड टू लिव अ लाइफ वाज स्टोन। प्रिंसिपल मटेरियल यही था। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टोन के अलावा ये लोग कुछ और चीज यूज कर ही नहीं रहे हैं, कर रहे हैं, बट प्रिंसिपल मीडियम क्या है? इट इज गोइंग टू बी द स्टोन ओनली। तो यहां पे क्या हो रहा है कि 20 लाख साल से 6000 बीसी तक, नियरली
19,94,000 ईयर्स तक क्या मनुष्य एक जैसा रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एक महीने पहले कैसे थे और आज कैसे हैं, परिवर्तित हुए ना, इवॉल्व हुए ना। तो ये लोग 19,94,000 ईयर्स तक ये सेम रहेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं। हमने ऊपर भी देखा क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है ना, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलिस, होमो निएंडरथल्स, होमो सेपियंस। तो इस 19,94,000 सालों में भी मनुष्य ने इवॉल्व किया रहेगा। तो जब जब मनुष्य इवॉल्व करता है तब तब वो एक नए युग में परिवर्तित होता है। दैट इज वाई स्टोन एज के इस पूरे टाइम पीरियड को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा पेलियोलिथिक एज, जो कि पेलियो, अब ये जो वर्ड्स हैं ये यूरोपियन वर्ड्स हैं, ठीक है। पेलियो मतलब क्या हो जाएगा, ओल्ड, ठीक है। पेलियोलिथिक एक एज हो जाएगा। देन मीसोलिथिक, मीसो मतलब मिडल, मीसो मतलब मिडल, और फिर एक हो जाएगा नियोलिथिक, नियोलिथिक मतलब नियो मतलब न्यू, नियो मतलब न्यू, पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक, लिथिक मतलब स्टोन, एंड एज मतलब युग। सो ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। तो पेलियोलिथिक वाज ओल्ड स्टोन एज, मीसोलिथिक वाज मिडल स्टोन एज, नियोलिथिक वाज न्यू स्टोन एज। तो इस समय पे डिफरेंसेस देखने को मिले होंगे। इसी वजह से इस पूरे वर्ष को 19,94,000 को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। लेकिन अब जब हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आप पेलियोलिथिक को ही देखो। पेलियोलिथिक कब से कब तक है, 20 लाख से लेके 10,000 बीसी तक है। अब यहां पर कुछ लोग 20 लाख नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि 5 लाख ही है। दैट इज ओके, क्योंकि इतिहास में क्या होता है ना, इतिहास में यहाँ पे हर एक इतिहासकार का अपना पर्सपेक्टिव है, सो दैट इज टोटली फाइन। हम 20 लाख भी ले सकते हैं, 5 लाख भी ले सकते हैं। अगर हम 5 लाख लें या 20 लाख लें, जो 20 लाख लेते हैं तो 20 लाख से 10,000 में अगेन 19,90,000 वर्षों के लिए मनुष्य एक जैसा तो रहेगा नहीं, और मनुष्य बदलेगा। तो इसीलिए हम इस पूरे टाइम पीरियड को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है लोअर पेलियोलिथिक, फिर मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज। अब आपका सवाल ये रहेगा कि हम यहां पर पेलियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, तो हम पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक और नियोलिथिक में कैसे क्या डिवाइड करते हैं? तो डिवीजन वहां पे इसके लिए होता है क्योंकि ये जो 19,90,000 साल है, यहां पर कोई ना कोई सिमिलैरिटी हमें देखने को मिला। जो चीज मीसोलिथिक युग के समय पे अलग रही होगी, जो चीज इन तीनों एजेस के टाइम पे सेम रही होगी, वो चीज इसके समय पे अलग हुई रहेगी। इसके वजह से पेलियोलिथिक और मीसोलिथिक डिवाइड होता है। लेकिन जो चीज इन तीनों के समय पे सेम थी, बस थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे, मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सेम थे बट माइनर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिफरेंट थे। इसकी वजह से लोअर, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक एज में हम डिवाइड करते हैं इसको। तो यहां पर लोअर पेलियोलिथिक एज कब से कब तक है, 20 लाख से 1 लाख, मिडिल जो है 1 लाख से 40,000 बीसी, और अपर जो है 40,000 से 10,000 बीसी। इस समय पे ये लोग क्या कर रहे थे, पेलियोलिथिक एज में क्या था, स्टोन, स्टोन इनका प्रिंसिपल मीडियम था। तो इनके जो पत्थर के यूजेज थे ना, वो पत्थर के यूजेज बहुत बड़े बड़े थे। मींस इनके जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत बड़े थे, बिग स्टोन टूल्स थे। एंड सबसे बड़ा स्टोन टूल कब था, पेलियोलिथिक में। तो यहां पर बिगेस्ट स्टोन टूल था। फिर इसके बाद जब इन्होंने स्टोन टूल के साइज को छोटा किया तो वो मिडिल पेलियोलिथिक एज हुआ। जब उन्होंने स्टोन टूल्स को और छोटा किया तब वो अपर पेलियोलिथिक एज के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्टोन टूल्स का साइज छोटा होते जा रहा है, ये लोग एक नए नए युग में परिवर्तित होते जा रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड इज दैट ये लोग रहते कहां पे थे, तो ये जो पेलियोलिथिक एज वाले लोग हैं, ये लोग रहते थे नेचुरल केव्स में। नेचुरल केव्स मतलब क्या, पहाड़ों के ऊपर जो गुफाएं बनी रहती थी वहां पर ये रहते थे। क्यों, अब सवाल ये रहेगा कि ये लोग बाहर क्यों नहीं रहते। तो बाहर ये लोग इसके लिए नहीं रहते थे साथियों, क्योंकि उस टाइम पे जो पूरा धरती था ना, इट वॉज इन द प्लीस्टोसीन एज। प्लीस्टोसीन एज मतलब क्या हो गया, आइस एज। धरती जो था वो आइस से घिरा हुआ था, और बाहर जो था बहुत ज्यादा ठंडी था। एंड इसके अलावा ये लोग स्टोन्स के साथ ज्यादा अपना जीवन व्यतीत करते थे, तो इसके लिए गुफाओं के नीचे, पहाड़ों के नीचे स्टोन्स ज्यादा मिलते थे। तो इसके लिए ये लोग बाहर ठंडी में जीने से ज्यादा, इन्होंने बोला हम गुफाओं में रहते हैं, एंड उधर ही इनको स्टोन्स वगैरह मिल जाते थे, तो इसके लिए ये लोग वहां पर रहते थे। तो प्लीस्टोसिन एज, सो इट वाज द आइस एज। इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, इट वाज हंटिंग एंड गैदरिंग। अब हंटिंग ये किससे करते थे, जो भी इन्होंने स्टोन टूल्स बनाए उससे इन्होंने हंटिंग करा।
और हंटिंग मेजरली कौन करता था? इट वाज द मेल्स जो हंटिंग करते थे। गैदरिंग का काम मतलब जो प्लांट्स वगैरह को गैदर करना और खाना पीना खिलाना वगैरह, दैट वाज डन बाय द फीमेल्स। जनरली गैदरिंग का वर्क फीमेल्स का था। आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड बट दिस इज व्हाट द हिस्टोरियंस इंटरप्रेट, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यही इंटरप्रेट करते हैं, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। और इनका जो जीवन शैली है वो इस हिसाब से था। इसका मेजर एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? इट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द केव्स। गुफाओं के अंदर अलग अलग प्रकार के पेंटिंग्स करे गए हैं, और वो पेंटिंग्स, फॉर एग्जाम्पल द भीमबेटका केव्स, द नरसिंहगढ़ केव्स, यहाँ पर हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं कि इन लोगों की जीवन शैली कैसे रही होगी। सो दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो हम यहाँ पे देखते हैं। अब क्या होता है ना साथियों कि ये 10,000 BC तक इनका ये प्रोसेस चलता है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने अभी आपको बोला कि देयर वाज द आइस एज, नो, आइस एज के समय पे ये गुफाओं पे रह रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ 12,000 BC धरती जो है वो गर्म होने लगता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्म होने लग रहा है, तो जो भी बर्फ था ना वो बर्फ पिघल रहा है, पिघल रहा है, तो वो एरिया खाली हो रहा है। जब वो एरिया खाली हो रहा है तो वहां पर क्या था कि जो जंगल्स, मतलब धीरे धीरे करके माइक्रोबियल एक्टिविटी बनना शुरू होते हैं एंड देन जंगल्स बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब फ्लोरा एंड फौना बनना शुरू हो जाता है। इससे पहले जब आइस एज था तो क्योंकि बर्फीला है तो ऑब्वियसली वहां पर फ्लोरा एंड फौना कम रहेगा, एंड क्योंकि इन लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था हंटिंग एंड गैदरिंग, इनको हमेशा अपने खाने के ऊपर ध्यान देना पड़ता था कि हम ज्यादा ना खा लें, क्योंकि वैसे ही हमारे पास कमी है, क्योंकि आइस एज है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लोरा एंड फौना बन गए, जंगल वगैरह बनने लग गए, तब इनको लगा कि नहीं, अब खाना भरपूर है और गर्मी भी हो गई है, तो ये लोग गुफाओं से निकल के ये लोग कहाँ जाते हैं? प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं। अब प्लेन्स की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो जंगल वगैरह है वहां पे, और वहां पे ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे। धीरे धीरे करके इनकी आबादी बढ़ जाती है, और जब आबादी बढ़ जाती है तो हंटिंग एंड गैदरिंग से इनका भूख जो है वो मिट नहीं रहा है। तो जब भूख मिट नहीं रहा है तो इन्होंने बोला कि यार अब हमें शायद एक नया एक्टिविटी करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम हमारा भूख मिटा सके। तो इस टाइम पे इन लोगों ने एक नया चीज की शुरुआत करी, दैट वाज नोन एज द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जहां पे ये कैटल, दैट इज वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ठीक है, वाइल्ड पिग्स, इन सबको ये एज अ एनिमल हस्बेंड्री करते थे, डोमेस्टिकेट करते थे, जिनसे अपना मीट और मिल्क का जो जो भी इनका रिक्वायरमेंट था उसे वो पूरा करते थे। इसके अलावा एक दूसरा डेवलपमेंट इनका क्या हो गया कि यहां से जब ये इन लोगों ने समझ लिया कि हमें एक नया, मतलब जो स्टोन टूल्स थे पेलियोलिथिक में बड़े थे, लेकिन जब स्टोन टूल्स को इन्होंने और छोटे साइज में कर लिया तब ये मीसोलिथिक के अंदर आ गए। और मीसोलिथिक एज का यही मेन फीचर था कि द स्टोन टूल्स दे वर स्मॉल इन साइज। अब स्मॉल इन साइज मतलब इनके स्टोन टूल्स क्योंकि इतने छोटे थे, एंड मिनिमम 3 सेंटीमीटर साइज का भी स्टोन टूल हमें पाया गया है, तो इसकी वजह से हम उसे क्या बोलते हैं? वी टेल देम एज माइक्रोलिथ। यहां पर इसे हम माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब क्या? स्मॉल, एंड लिथ मतलब क्या? पत्थर। तो इनके स्मॉल स्टोन टूल्स को माइक्रोलिथ बोलते थे। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको बोला माइग्रेशन टुवर्ड्स द प्लेन्स, ठीक है, लेकिन अब इनका रहने देने का कैसा था? रहने का मैंने आपको पहले भी बताया, ऊपर ड्यूरिंग द प्लीस्टोसीन एज उनका रहना कैसा था? नेचुरल केव्स। लेकिन यहाँ पर जब ये प्लेन्स के ऊपर रह रहे हैं तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पार्शियल पार्शियल हाउसेस बना रहे हैं, क्योंकि जंगल से ये क्या ले लेते हैं? घास फूस ले लेते हैं और नॉर्मल ये घर बना देते हैं। उस जमाने में ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक एज ये लोग क्या थे? ये लोग नोमैड्स थे, ये लोग बंजारे थे, पेस्ट्रल थे, ठीक है, देवर पेस्ट्रल मतलब ये लोग बंजारे थे, ठीक है, यहाँ वहां जाते रहते थे, एक सीजन में यहाँ, दूसरे सीजन में वहां, क्योंकि उन्हें लगता था कि वैसे ही इस एरिया का जो फ्लोरा एंड फौना है वो कम है, तो अगर हम ज्यादा टाइम रुकेंगे तो इस एरिया का वो फ्लोरा एंड फौना खत्म ही हो जाएगा। इससे बेटर है कुछ समय यहाँ पे बिताया, तो इसके बाद हम दूसरे जगह जाएंगे, ताकि इस जगह का जो भी फ्लोरा एंड फौना है वो वापस से रिप्लेनिश कर जाए, वापस से बन जाए, फिर हम वापस से इधर आएंगे, ऐसा उनका होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि ये लोग प्लेन्स पे आ गए, इन लोगों ने अब बोला कि यार गुफा तो है नहीं प्लेन्स पे, तो क्या करते हैं? जो भी जंगल से घास फूस मिला है तो उससे थोड़ा बहुत घर बना लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भी ये लोग परमानेंट सेटलर्स हुए, नहीं, कुछ समय ये यहाँ पे रहे एंड कुछ समय के बाद ये लोग माइग्रेट करके दूसरी जगह पे। इन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट किया, पार्शियल सेडेंट्री लाइफ स्टार्टेड। सेडेंट्री मतलब एक जगह पे स्टेशन होना, परमानेंसी होना,
बट वो परमानेंसी क्या था, पार्शियल था। और इस समय के मेजर फीचर्स, अब देखो, अब ये इस समय का मेजर फीचर्स था। अब बाय द टाइम पीरियड ऑफ 6000 BC एक नया युग स्टार्ट होता है विच इज नोन एज द नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब न्यू, लिथिक मतलब स्टोन एंड एज मतलब युग। तो न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज क्यों, क्योंकि और ये नए युग में परिवर्तित क्यों हुए, क्योंकि वापस से क्या हो गया कि यहाँ पर क्लाइमेट चेंज जब हो रहा था तो क्लाइमेट चेंज की वजह से वापस से, और इनकी आबादी ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, तो जब आबादी बढ़ चुकी थी और क्लाइमेट चेंज वापस से आ रहा है, डेजर्टिफिकेशन वापस से हो रहा है, और इस टाइम पे फिर ये लोग सोचते हैं कि यार पॉपुलेशन को जितनी हमारी है वो ऑलरेडी हंटिंग गैदरिंग और डोमेस्टिकेशन से हमारा पेट नहीं भर रहा है। तो अब इन लोग ने क्या किया, एक नया ऑक्यूपेशन इन्होंने बनाया, एंड दैट ऑक्यूपेशन इज गोइंग टू बी द एग्रीकल्चर। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीकल्चर मतलब जो खान पान के चीजें हैं वो उगना ही 6000 BC से शुरू हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले वाइल्ड लेवल पे ग्रेन्स वगैरह उगते थे, चावल और गेहूं वाइल्ड लेवल पे उगते थे, लेकिन जब मनुष्य ने पहली बार कल्टीवेट करना शुरू किया, दैट इज एग्रीकल्चर, तब से एक नया युग की शुरुआत होती है, दैट इज गोइंग टू बी द नियोलिथिक एज। तो यहां पर नियोलिथिक एज की शुरुआत हुई। अब यहाँ पे मैंने वही सेम चीज लिखा जो समझाया, इंक्रीज इन क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ा और खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर किया। इनका मेन ऑक्यूपेशन अब क्या बन गया, एग्रीकल्चर बिकेम देयर मेन ऑक्यूपेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें ये पहले के युग में करते थे वो छोड़ देंगे, नहीं। हंटिंग एंड गैदरिंग आज के समय में, हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो चीजें हमने सीखी, इंडस्ट्रीज जो हमने सीखी उसको हमने छोड़ नहीं दिया है, लेकिन हमने उसके ऊपर एवोल्यूशन किया। वही सेम चीज यहाँ भी हुआ। कैटल जो डोमेस्टिकेशन था, जो हंटिंग था, इन्होंने छोड़ा नहीं, लेकिन वो उसको कम करने लग गए। प्राइमरी ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर। इस समय पे दे डिड नॉट हैव द नॉलेज ऑफ मेटल्स, एंड देन उसके बाद इन्होंने, अब जब ये एग्रीकल्चर करना इन्होंने शुरू किया, एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत जरूरी होता है, तो इस समय पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग माइग्रेट कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिवर्स। पहले ये लोग जंगल में रहते थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, नदियों के किनारे रह रहे हैं, ताकि वहां से वो पानी लाके खेतों में यूज कर सके। तो कोई भी खेडूत है, कोई भी फार्मर है, तो वो अपने खेत को छोड़ के कहीं और बंजारे जैसा घूमेगा नहीं, वो वहीं रहेगा। तो दैट इज वाई जहां पर पार्शियल सेडेंटरी था, जैसे इन्होंने एग्रीकल्चर की खोज करी, ये लोग क्या बन गए, परमानेंट सेटलर्स बन गए। तो परमानेंट सेटलर्स बन गए ये, और यहाँ पे जब ये परमानेंट सेटलर्स बन गए तो रेसिडेंस के लिए कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर, अपना घर वगैरह ये लोग बनाएंगे। तो घर वगैरह बनाने की भी इनकी शुरुआत हुई इसी पर्टिकुलर टाइम पे। सो दिस वाज द पर्टिकुलर, दिस वाज द नियोलिथिक एज। अब नियोलिथिक एज के बाद जब हम बात करते हैं, देयर इज द अदर एस्पेक्ट इज गोइंग टू बी द चैल्कोलिथिक एज। अब चैल्कोलिथिक एज की जब मैं बात कर रहा हूं, चैल्कोलिथिक एज मतलब क्या होता है कि ये नाम कहां से आया, क्योंकि जब मनुष्य को सबसे पहला मेटल मिला, दैट इज गोइंग टू बी कॉपर। कॉपर इसको मिल गया, ठीक है, अभी तक इसको मेटल मिला नहीं था, लेकिन जैसे ही इसको मेटल मिल गया, इन्होंने ट्रांजिशन कर लिया टुवर्ड्स अ न्यू एज, दैट इज द कॉपर स्टोन एज। अब कॉपर स्टोन एज क्यों बोलते हैं, ऑल्दो कॉपर तो मिला, लेकिन अभी भी इनका प्रिंसिपल मीडियम क्या था, प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल टूल क्या था, इट वाज स्टोन। स्टोन ही इनके जीवन को निर्धारित करता था। हाउएवर जो चीजें इन्होंने नियोलिथिक में करी, जैसे कि खेती वगैरह ये सब चीजें, वही चीजें इन्होंने चैल्कोलिथिक में भी यूज किया। बस द ओनली एडिशन वाज दैट यहाँ पे इन लोगों ने कॉपर को खोज किया। अब जब ये कॉपर को खोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, मैन स्टार्टेड द यूज ऑफ कॉपर। जब वो कॉपर को यूज करना शुरू कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, इससे हम समझ सकते हैं कि उसके पास मेटलर्जी का नॉलेज होगा। तो एग्जामिनेशन आपसे यही पूछेगा दैट द नॉलेज ऑफ मेटलर्जी कितना पुराना है। तो चैल्कोलिथिक एज में था। इनका ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर डोमिनेंट था। वही मैंने आपको बताया ना, ये भूलेंगे नहीं, लेकिन बस डोमिनेंस ही रहेगा। एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, कैटल रेयरिंग सेकंड, और हंटिंग बहुत लेस करते थे ये। अब क्या हुआ कि चैल्कोलिथिक एज, अब नियोलिथिक एज हमने क्या देखा कि वो 6000 BC के अंदर था। नियोलिथिक एज के बाद यहाँ पे क्या होता है, 3000 BC के दरमियान, अब कोई बोलेगा 3300, कोई बोलेगा 3250, कोई बोलेगा 3000, कोई बोलेगा 2900 वाज द स्टार्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, अलग अलग समय है, लेकिन हम 3000 जनरली ले लेते हैं, और 3300 तो एनसीईआरटी के बेसिस पे, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब शुरू हुआ,
तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो नियोलिथिक एज है 6000 बीसी, तो 6000 बीसी से लेके 3200 बीसी जब इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ, इसके बीच में चैल्कोलिथिक एज था। क्योंकि हमें एक्चुअल में ये नहीं पता है कि कॉपर को कब खोजा गया, बस हमें ये पता है कि भाई 4th मिलेनियम बीसी में 4000 बीसी के दरमियान, आगे या पीछे थोड़ा, उन लोगों ने खोज की रहेगी। ठीक है, शायद वो 3700-800 हो सकता है, 4000 हो सकता है, 4500 हो सकता है, तो कभी तो भी इन्होंने खोज करी। तो चैल्कोलिथिक एज में नियोलिथिक के फीचर्स तो थे ही थे, लेकिन जैसे ही चैल्कोलिथिक एज के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए, तो वो डेवलपमेंट्स के बाद ये लोग परिवर्तित हो गए किसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहां पर क्या था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन बोलते हैं, जहां पर अर्बनाइजेशन के फीचर्स थे। अब लेकिन वो अर्बनाइजेशन के फीचर्स एक स्टोनेज में तो रहेंगे नहीं, जैसे कि द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखना कैसा है, स्क्रिप्ट क्या रहेगा, ये सब तो नहीं पता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे द नॉलेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी नहीं पता रहेगा स्टोनेज वालों को। द नॉलेज ऑफ बर्न्ट मड ब्रिक्स, जिससे घर बनाया जाता है, जो लंबे समय के लिए घर टिके रहते हैं, उसका भी नॉलेज नहीं रहेगा इनको। तो क्योंकि ये स्टोनेज थे, इनके पास वो नॉलेज नहीं था, लेकिन जैसे ही इनके पास ये नॉलेज आया, इन लोगों ने परिवर्तित किसमें कर लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। That is how after the Chalcolithic age, the first urban civilization, the first urbanization ever happened in India. ओके, सो ऐसा करके इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हुआ। अब उस समय पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलग अलग जगहों पे कॉपर के जो कंटेम्प्ररीज थे, कंटेम्प्ररी कल्चर्स थे, वो उभर रहे थे, वो चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, अगर मैं दिल्ली में हूँ या अगर मैं गुजरात में हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो साउथ वाले लोग हैं, तमिलनाडु वाले, और जो नॉर्थ वाले लोग हैं, हम सब बिलोंग किसको करते हैं, एक ही टाइम पीरियड में हम इंडिया को बिलोंग करते हैं। लेकिन जो वहां का कल्चर रहेगा तमिलनाडु का, वो डिफरेंट रहेगा यूपी से, यूपी का डिफरेंट रहेगा दिल्ली से, और दिल्ली का डिफरेंट रहेगा गुजरात से। बट इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, वी हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट इज वी आर इंडियंस। ठीक है, हम इंडियंस हैं, लेकिन हमारे जियोग्राफिकल लेवल पे हम थोड़े बहुत अलग होंगे, क्योंकि एक जियोग्राफी में कुछ अवेलेबल रहेगा, दूसरे जियोग्राफी में वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा जीवन शैली बदलेगा। तो उसी हिसाब से जब चालकोलिथिक एज चल रहा था, अलग अलग जगहों पे जो लोग रह रहे थे, वो लोग सेम समय पे रह रहे थे, बस उनके जो कल्चर्स थे वो माइक्रो लेवल पे अलग थे। माइनर माइनर जो जीवन शैली थी वो अलग थी, लेकिन मेजर लेवल पे जो जीवन शैली है वो सिमिलर है। ठीक है, वो सिमिलर है। तो हियर ऑन दैट मैंने यहाँ पे जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग कल्चर्स डेवलप हुए थे, मैंने उसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल लेवल पे याद रख लेना है, क्योंकि यूपीएससी या अन्य एग्जामिनेशन के अंदर इसको पूछा जा सकता है। ठीक है, सो ये था साथियों स्टोन एज। ऑलराइट, सो अब स्टोन एज के बाद जो अगला वाला पार्ट है, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द फर्दर पार्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, उसे हम कवर करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। तो फॉर दिस सेशन आई विल कीप इट ओनली दिस मच। सेशंस को छोटा रखना है, ठीक है, पार्ट वाइज में रखना है, इसीलिए मैं इधर ही इसको एंड करूंगा। अगर सेशन को एक ही बार लंबा खींच लूंगा तो वो थोड़ा बहुत आपके लिए भी मोनोटोनस हो जाएगा, आपको ग्रास्प करने के लिए मोनोटोनस हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इसे छोटा रख रहा हूं। इसी के साथ I'll end this particular session and I'll see you soon in the part 2. Thank you my dear friends and all the best for your examination.